टूनी गांव की भोली भाली सी लड़की थी जिसे शहर के तौर तरीके समझने में दिक्कत आती है। गैस पर खाना बनाना और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना और भी बहुत सारी चीजों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। जब उसकी सास उसके पास रहती थी तो वो उसे चीजें समझा दिया करती थी। एक दिन उसकी सास अपने मायके चली जाती है और घर में सिर्फ वो और उसका पति सोनू ही था। सोनू उससे कहता है, टोनी, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना बना लेना। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जब आएंगे तो आपको खाना बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ। ऐसा कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके जाने के बाद उसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम चंपा था वो आती है। उसके हाथ में हार्पिक की एक बोतल थी। टूनी को पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, इसलिए वो चंपा से कहती है, चंपा दीदी, ये आपने हाथ में क्या ले रखा है और क्या करते हैं इससे? चंपा सोचती है कि टूनी उसे मजाक कर रही है, इसलिए वो भी मजाक में कहती है, अरे भाभी, इससे न नहाया जाता है और इससे लगाने से शरीर बहुत गोरा हो जाता है और चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे की खूबसूरती तो और बढ़ जाती है और चमक भी बहुत आ जाती है। तभी चंपा की माँ उसे बुलाने आ जाती है। अरे चंपा, तू यहाँ है, चल घर, कोई तुझसे मिलने आया है, चल। चंपा चली जाती है और टूनी मन ही मन सोचती है, अच्छा, इससे नहाया जाता है और इससे नहाकर बहुत गोरा और सुंदर हो जाते हैं, तो ये तो हमारे घर में रखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, इसी से नहाकर देखती हूँ, फिर मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी। टूनी खाना बनाने के बाद उसी हार्पिक की बोतल से नहाने लगती है, इस बात को जाने बिना कि वो नहाने की चीज नहीं बल्कि बाथरूम को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेचारी इतनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जो पढ़ लेती तो समझ जाती, इसलिए वो उससे नहा लेती है। और नहाने के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका चेहरा और पूरा शरीर लाल पड़ गया है और पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल गए हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसका पति सोनू और उसकी सास लूसी भी घर आ जाते हैं। अरे बहू, ये तुझे क्या हो गया है? ये दाने कैसे आ गए हैं तेरे शरीर पर? माँ जी, मैंने तो चंपा दीदी ने जो कहा था बस वही लगाया था। क्या लगाया था तुमने? टूनी उन्हें हार्पिक की बोतल लाकर देती है और उसे देख उसकी सास कहती है, अरे मेरी बहू, ये नहाने का साबुन थोड़ी है जिससे तू नहा ली, इससे तो बाथरूम साफ किया जाता है। चल डॉक्टर के पास, तुझे दवाई दिलवा देती हूँ। लूसी टूनी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे दवाई देता है, जिसे खाकर टूनी के चेहरे और शरीर से वो दाने कम हो जाते हैं और उसका शरीर पहले जैसे हो जाता है। एक गांव में अर्जुन अपनी पत्नी रेखा और बेटे रिंकू और बेटी पिंकी के साथ रहता था। अर्जुन की पत्नी रेखा को टीबी की गंभीर बीमारी थी, इसलिए गांव वालों ने उन्हें बाहर कर रखा था। अर्जुन एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां से भी उसका काम छूट गया था। अब 2 महीनों से वो घर पर बेकार बैठा था, ऊपर से उसकी पत्नी की बीमारी का खर्चा और घर का खर्च भी, सारी जमा पूंजी लग गई। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ अपनी पत्नी को? इसके इलाज के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी उसकी बेटी पिंकी कहती है, पापा चलो, गांव में ना बहुत प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ देखा है मैंने, हम उसे उठा लाते हैं, उसे बेच देंगे तो माँ की दवाई लायक तो पैसे हो ही जाएंगे। लेकिन बेटी, किसी ने देख लिया तो बहुत मारेंगे, गांव में हमारा जाना मना है। पापा अभी बहुत सुबह है, अभी गांव के सभी लोग नहीं जागे होंगे। अब अर्जुन और पिंकी दोनों गांव में जाकर प्लास्टिक और गत्ते का कचरा चुनने लगते हैं। दोनों एक कट्टे के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक का बोतल और कचरा जमा कर लेते हैं। अरे बेटी पिंकी, जल्दी चलो, जितना कचरा जमा हो गया है ठीक है, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, चलो यहाँ से। दोनों वो कचरा लेकर कबाड़ी वाले के पास जाते हैं और उसे बेच देते हैं और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उससे रेखा के लिए दवाई ले लेते हैं और उसको ले जाकर वो दवाई खिला देते हैं। रेखा की अब थोड़ी जान में जान आती है। आपके पास तो पैसे भी नहीं थे जी, फिर दवाई कहाँ से लाए आप? माँ, हमें कचरा इकट्ठा किया था, उसी को ही बेचकर तुम्हारे लिए दवाई ला पाए। अरे तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम तो जानते हो ना हमें गांव में जाना मना है। नहीं माँ, हमें किसी ने नहीं देखा। तभी कुछ गांव वाले उनके घर के बाहर आ जाते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। तब गांव का मुखिया कहता है, क्यों बे अर्जुन, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमने तुझे इस गांव से बाहर रहने को कहा है ना। तेरी पत्नी को टीबी है और हम नहीं चाहते कि हमें भी वो बीमारी लगे, पर
पर मना करने के बावजूद भी तुम गांव में आया और कचरा चुना। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते, जाओ निकल जाओ यहाँ से, वरना किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसे कहाँ जाना है उसका पता उसे खुद नहीं था। वो तो चलता जा रहा था, तभी उसे एक बड़ा कूड़े का ढेर नजर आया। अर्जुन ने उसी के ढेर के आसपास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसी में अपने परिवार को लेकर रहने लगा। बदबू तो बहुत आती थी, पर क्या करते, सर छुपाने के लिए छत तो चाहिए थी, इसलिए सभी वहीं रहने लगे। अब अर्जुन और उसके दोनों बच्चे उस कीड़े के ढूर से कचरा चुनते और इकट्ठा कर बेच देते। जो 2 पैसे मिलते उनसे खाना खा लेते, पर रेखा की तबीयत अब भी खराब ही रहती थी। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे, तभी एक गाय उन्हें दिखाई दी जो कचरे के ढेर से मुंह मार रही थी और प्लास्टिक की पन्नी खा रही थी। तब रेखा ने कहा, देखिए ना, वो गाय प्लास्टिक का कचरा खाने को मंजूर है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा भोजन उसे भी देना चाहिए। सभी अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भोजन उस गाय को देते हैं और वो गाय उसे खा लेती है और देखते ही देखते वो गाय माँ दुर्गा में बदल जाती है। पूरा परिवार माँ दुर्गा को देखकर हैरान हो जाता है। माँ दुर्गा कहती हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम सभी बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारी ये झोपड़ी जादुई झोपड़ी बन जाएगी और तुम्हें जो भी चाहिए होगा ये झोपड़ी तुम्हें देगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और पिंकी जादुई झोपड़े से कहती है, हे जादुई झोपड़े, हमें बहुत सारा पैसा दे दो ताकि हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। पिंकी के ऐसा कहते ही वो जादुई झोपड़ी बहुत सारा पैसा प्रकट करती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। ये तो सच में जादुई झोपड़ी है रेखा, अब हमारे बुरे दिन खत्म। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अब हम तुम्हारा इलाज भी करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अर्जुन अब उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है और गरीब लोगों की वो मदद भी करता है। और तो और वो जादुई झोपड़ी से जो कुछ चाहिए होता था वो जादुई झोपड़ी उसे सब देती थी। अब अर्जुन को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने एक सुंदर सा आलीशान घर बनवा लिया था और जादुई झोपड़ी उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है, हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है, हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुँच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है,
अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है। आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं।